हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मानसी जैन और आज मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों को एलिलोपैथी समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिलोपैथी एलिलोपैथी अपना इसको अपन टेलीटॉक्सी भी बोलते हैं। एलिलोपैथी एक बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है जिसमें जो प्लांट होता है वो कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये सब्सटेंस जो होते हैं वो और अदर बीट्स जैसे कि देख लेते हैं या अदर प्लांट्स देख लेते हैं, उन पर अपना नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ते हैं। तो देखते हैं। Allopathy is a biological phenomena by which a plant release a chemical substance in the environment that affect the growth and germination and development of neighboring plant। जैसा मैंने आपको बताया कि एलिलोपैथी एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वह ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि अदर प्लांट्स के डेवलपमेंट, ग्रोथ, जर्मिनेशन ईटीसी को इफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली भी करते हैं और कुछ इनडायरेक्टली भी करते हैं। तो दीज बायोकेमिकल आर एलिलोकेमिकल्स। जो एलिलोपैथी से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनको हम लोग उन बायोकेमिकल्स को क्या बोलते हैं? केमिकल्स को हम लोग एलिलोकेमिकल्स बोलते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मतलब इनका जो इफेक्ट होता है वो प्लांट्स पे नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। वैसे मेनली ये मतलब नेगेटिव को डिटरमाइन करता है। एलिलोकेमिकल्स आर सबसेट ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। ये जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हो जाती है क्योंकि जो एलिलोपैथी होती है उसमें जो एलिलोकेमिकल्स निकलते हैं वो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं। मतलब ये जो प्लांट है उससे ये जो एलिलोकेमिकल्स निकल रहे हैं वो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म मतलब कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इंक्लूड ही नहीं होते हैं। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें प्लांट के मेटाबॉलिज्म में वो डायरेक्टली वो केमिकल इंक्लूड होता है। ये जो एलिलोकेमिकल्स होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इसीलिए कहते हैं। तो द एलिलोपैथी टर्म इज गिवन बाय हेंस मॉलिस इन 1937। जो एलिलोपैथी टर्म है ये हेंस मॉलिस ने दी थी 1937 में। और एक और चीज अब मैं आपको बता दूं, पहले नहीं बता पाई। जो एलिलोपैथी है ये एक ग्रीक टर्म है अपना। ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें एलिलोन होता है और पैथो होता है। एलिलोन का मतलब होता है ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर जब इफेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है एलिलोन। एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, याद रखना। और पैथो अपन पैथोलॉजी में पढ़ते हैं कि पैथो पैथो का मतलब होता है कि किसी पर इफेक्ट डालना, ठीक है, किसी पर डिसीज कॉज करना ईटीसी, इसका ऐसा मतलब होता है, ठीक है। उसको हम लोग टेलीटॉक्सी भी बोलते हैं। अदर नेम अगर कहीं पे पूछा जाए कि एलिलोपैथी का अदर नेम क्या है तो उसको टेलीटॉक्सी भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। सब्सटेंस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय डेविस इन ब्लैक वॉलनट। ये जो एलिलोकेमिकल्स जो सब्सटेंस है ये सबसे पहले डेविस ने डिटेक्ट किया था। एक डेविस अपने बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये डिटेक्ट किया था। जो कि किसमें किया था? ब्लैक वॉलनट में, जेगलेंस नाइग्रा में। विच रिलीज जुगलॉन, ये एक जुगलॉन नाम का सब्सटेंस रिलीज करता है। ये ब्लैक वॉलनट का अपना जो ट्री होता है was found to damage, ये किसको डैमेज करता है? जर्मिनेशन एंड सीडलिंग क्रॉप बीनीथ द ट्री। इसके अंडर में जो भी अपन क्रॉप ग्रोथ करते हैं ये उसकी जर्मिनेशन को और उसकी सीडलिंग्स के ग्रोथ को अफेक्ट करता है और डैमेज करता है। मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव एलिलोपैथी में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एल्गी बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो एलिलोकेमिकल्स होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स द्वारा ही रिलीज नहीं किए जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा भी किए जाते हैं, फंजाई द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, सबके द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं। ओके, एलिलोकेमिकल्स आर फाउंड टू बी रिलीज टू एनवायरमेंट बाय रूट एक्सिक्यूट। ये जो होता है एलिलोकेमिकल्स जो होते हैं प्लांट होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो ये किस किस रूप में रिलीज किए जा सकते हैं? रूट एग्जीक्यूट्स द्वारा भी किए जाते हैं
और रूट लीफ लीचेस के द्वारा भी किए जाते हैं, लीफ से भी मतलब ये रिलीज होते हैं। और जो अदर डिग्रेडिंग प्लांट्स होते हैं, डिग्रेडिंग मतलब अपना जो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, डिग्रेड को अपन बोल सकते हैं जैसे कि जो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज प्लांट्स जो होते हैं ना उनके द्वारा। इंक्लूड द फिनोलिक एंड बेंजोइक एसिड, और इनमें मेनली क्या पाया जाता है, फिनोलिक और बेंजोइक एसिड पाया जाता है, एल्कलॉइड्स वगैरह भी पाया जाता है। ओके, और ये जो एलिलोकेमिकल्स होते हैं या जो एलिलोपैथी होती है अपनी, तो ये किस लिए मेनली इसको अपन क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन का काम करती है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, ये एलिलोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, जो केमिकल्स उनके द्वारा जो नीचे बीड वगैरह होती हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये मेंटेन करने के लिए एक एनवायरमेंट में जो प्लांट पॉपुलेशन वगैरह या बीट्स वगैरह की जो पॉपुलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए एलोपैथी बहुत जरूरी होती है। ओके, सो व्हाट इज एलिलोकेमिकल्स? एलिलोकेमिकल्स क्या होते हैं? अभी हमने समझा था कि एलिलोपैथी जो होती है ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है। तो एलिलोकेमिकल्स क्या होते हैं? प्लांट्स द्वारा या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, फंजाई द्वारा एक केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, जो कि मेनली क्या होते हैं, अपने सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं। मतलब कि ये जो है उस प्लांट या उस ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड नहीं होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो प्लांट उनको टॉक्सिक रूप में सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के थ्रू निकालता है। तो उन केमिकल्स को अपन मेनली बोलते हैं एलिलोकेमिकल्स। ये जो टर्म है एलिलोपैथी, एलिलोकेमिकल्स, कभी कभी अपन को कंफ्यूज करती है, इसीलिए इनको अच्छे से समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। ओके, so mostly secondary metabolism produced by organisms such as plant, animal and microorganism which are not needed for primary metabolism. मैंने आपको भी बताया कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में अपन को ये नीड नहीं थे, इसीलिए प्लांट इनको सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में ये के थ्रू ये निकलते हैं सब्सटेंस। तो इसको मेनली ये हमेशा याद रखना कि एलिलोकेमिकल्स का संबंध सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से ही होता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके, दे हैव इकोलॉजिकल फंक्शंस टू बैलेंस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये एनवायरमेंट में या इकोलॉजी में बैलेंस मेंटेन करते हैं, इसीलिए ये एलिलोकेमिकल्स निकलते हैं। एलिलोकेमिकल्स अफेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म, देयर फिजियोलॉजी एंड ग्रोथ एंड बिहेवियर। एलिलोकेमिकल्स जो होते हैं, ये जो सब्सटेंस या सब्सटेंस केमिकल्स कुछ भी बोल सकते हैं, जो होते हैं वो अदर जो उनके आसपास जो दूसरे हैं, जैसे कि किसी प्लांट्स के नीचे और कोई प्लांट्स लगे हैं, क्रॉप लगी है या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो अदर ऑर्गेनिज्म को ये क्या करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी को, ठीक है, उनका जो फिजियोलॉजी होता है और ग्रोथ को, बिहेवियर को या लाइफ साइकिल को अफेक्ट करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कॉमन एलिलोकेमिकल्स क्या कौन कौन सी होते हैं। मतलब केमिकल्स तो अपन जानते हैं, हाँ कुछ तो रिलीज कर रहा है, लेकिन क्या रिलीज कर रहा है ये अपन को ये भी तो जानना जरूरी है कि फैट कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो इसके लिए अपन पढ़ते हैं एक ये एसिड करता है, मेनली केमिकल में एसिड रिलीज करता है, जैसे कि बेंजोइक एसिड हो गया, फिनोलिक एसिड हो गया, ठीक है, और सिनेमिक एसिड हो गया, ठीक है, बेंजीन, बेंजोइक से अपन रिलेट करते हैं बेंजीन से, ठीक है, और फिनोलिक तब हो जाता है जब अपन बेंजीन जो अपनी बेंजीन होती है ना C6H6, ओके, तो इस पे अपन OH आ जाता है, तो ये फिनोल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको फिनोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, और एल्किलोइड्स भी करता है और फ्लेविनोइड्स भी करता है, ठीक है, ये मेनली जो होते हैं ये अपने एलिलोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ एलिलोपैथी, तो एलिलोपैथी जो होती है ये बहुत ज्यादा टाइप की होती है, मतलब कि इसके 6-7 टाइप होते हैं मेनली, बट अपन यहाँ पे ये पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रू एलिलोपैथी हो गया। तो ट्रू एलिलोपैथी जो होता है वो क्या होता है, नो चेंज इन फॉर्म ऑफ एलिलोकेमिकल्स। एलिलोकेमिकल्स जो होते हैं उनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, ये जैसे प्लांट्स से निकलते हैं वैसे ही दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं।
release into the environment of a compound that is toxic in the form which they are produced. जिस फॉर्म में ये प्रोड्यूस हुए हैं उसी फॉर्म में ये अपना टॉक्सिक होते हैं दूसरे प्लांट के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये अपना हो गया है ट्रू एलिलोपैथी। ये कीवर्ड्स है, नो चेंज इन फॉर्म ऑफ एलिलोकेमिकल्स। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट फंक्शनल एलिलोपैथी। तो फंक्शनल एलिलोपैथी जो होता है, रिलीज इनटू द एनवायरमेंट बाय द ट्रांसफॉर्मेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में प्लांट्स द्वारा या ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जब ये इनएक्टिव होते हैं तो जब ये सॉइल में जाते हैं, उसमें मिक्स होते हैं, तो सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पर क्रिया करते हैं और उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, ये एलिलोकेमिकल्स। ओके, तो ये फंक्शनल होता है, ये मतलब कि बाद में काम करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन पे काम कर चुके हो तब ये एक्टिव होते हैं, फिर ये दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ओके, चेंज इन फॉर्म, तो इसमें क्या होता है, फॉर्म चेंज हो जाती है। पहले फॉर्म अपनी इनएक्टिव थी और उसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इस पे काम किया, उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, नाउ कनकरेंट एलिलोपैथी। कनकरेंट एलिलोपैथी क्या होता है, लाइव प्लांट एलिलोपैथी भी इसको हम बोलते हैं। करंट मतलब करंट सिचुएशन में जब प्लांट है, कोई प्लांट वहां पे लगा है अपने खेत में या कहीं पे भी, तो जब प्लांट है अपनी लाइव है, जब उसकी लाइफ जो है उस दौरान केमिकल्स रिलीज करता है जो कि दूसरे प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कनकरेंट एलिलोपैथी बोलते हैं। और फिर उसके बाद होता है रेजिडुअल एलिलोपैथी। तो रेजिडुअल से जैसा अपन लोग समझ रहे हैं, रेजिड्यू क्या होते हैं, जब अपन प्लांट की अपन ने हार्वेस्टिंग कर दी, उसके बाद उसके रेजिड्यू बचे हैं। जैसे प्लांट का जो है टॉक्सिक इफेक्ट बहुत पहले से था, जब प्लांट लगे थे तब तो था ही उनका टॉक्सिक इफेक्ट, और उसके बाद जब अपन ने उनको काट दिया, हार्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो उसके रेजिड्यू हैं वो अदर जो अपनी करंट में फिर प्लांट क्रॉप लगी है उसको वो अफेक्ट कर रहे हैं, पहली वाली प्लांट के रेजिड्यू। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिडुअल एलिलोपैथी आफ्टर हार्वेस्टिंग। उसके बाद अपन पढ़ते हैं ऑटो एलिलोपैथी। तो ऑटो एलिलोपैथी क्या होता है, इन सेम स्पीसीज, जैसे कि व्हीट है, व्हीट कोई एलिलोकेमिकल रिलीज कर रहा है तो वो व्हीट ही के किसी अगर दूसरे प्लांट को उस पे अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखा रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटो एलिलोपैथी, मतलब अपनी ही स्पीसीज के दूसरे प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है एलिलोकेमिकल्स रिलीज करके। और एक होता है एलो एलिलोपैथी। अब एलो एलिलोपैथी जो है ये इसका उल्टा है ऑटो का। तो डिफर इन स्पीसीज, एक प्लांट है अपनी स्पीसीज को नहीं किसी दूसरी स्पीसीज को जब एलिलोकेमिकल्स रिलीज करके अफेक्ट कर रहा है तो उसको अपन क्या पढ़ते हैं, एलो एलिलोपैथी। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ एलिलोपैथिक इंटरेक्शंस। एलिलोपैथिक इंटरेक्शंस होते हैं, ये इंटरेक्शन मेनली हम क्रॉप और बीट के केस में पढ़ते हैं, बट क्रॉप पे भी कुछ अफेक्ट करती है एलिलोकेमिकल्स रिलीज करके, और क्रॉप बीट्स पे भी करती है, बीट भी बीट्स पे करते हैं और बीट क्रॉप पे भी करते हैं। तो ये अपने ये 4 प्रकार के इंटरेक्शंस बन जाते हैं यहाँ पे एलिलोपैथिक इंटरेक्शंस। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑफ क्रॉप ऑन क्रॉप। एक क्रॉप दूसरी क्रॉप पर एलिलोकेमिकल्स रिलीज करके क्या एलिलोपैथिक इफेक्ट डालती है। ओके, तो ये मेनली इसमें ना हमको एग्जाम्पल अच्छे से याद करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर फाउंड एलिलोपैथिक टू ग्राउंडनट अंडर इंटरक्रॉपिंग। जब अपन सनफ्लावर और ग्राउंडनट दोनों की इंटरक्रॉपिंग मतलब साथ साथ करते हैं तो जो सनफ्लावर होता है वो ग्राउंडनट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। और फिर सेकेंड अपन एग्जांपल इसका देख लेते हैं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस अपन बोल सकते हैं कि एलिलोपैथी में ये एक कुख्यात एग्जांपल बन जाता है, ठीक है, एलिलोपैथी का, क्योंकि मेनली किसी को कुछ ना याद रहे तो ये एग्जांपल जरूर याद रहता है। क्योंकि जो यूकेलिप्टस जो अपना ट्री होता है उसके नीचे अगर कोई अपन ने क्रॉप उगाई है तो यूकेलिप्टस की जो लीफ होती हैं उनसे एलिलोकेमिकल्स लीच करते हैं, ठीक है। तो जो कि अपने ये हो गया अपना अदर क्रॉप्स को जो अपन ने नीचे उगाई है उनको इफेक्ट करता है। तो यूकेलिप्टस आप लोग मेनली याद रखना। ओके,
ये ट्री क्रॉप्स है जो कि अदर उसके नीचे जो अपन क्रॉप उगाते हैं उन पे लीफ लीचेस के द्वारा एलोपैथिक इफेक्ट शो करता है। अब अपन पढ़ते हैं क्रॉप रेजिड्यू ऑफ लेंटिल। लेंटिल जो अपना होता है उसके क्रॉप रेजिड्यू जो होते हैं वो फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं किस पे, व्हीट पे और सनफ्लावर पे और मस्टर्ड पे भी। और जो सोरगम होता है अपना, ठीक है, ये एसिड वगैरह रिलीज करता है सोरगम, ओके। तो ये किस पे करता है, ये मेनली एसिड रिलीज करता है सोरगम, ठीक है। इसके रेजिड्यू में बहुत ज्यादा एसिड होता है, ठीक है। इज एलोपैथिक टू व्हीट, ये व्हीट पर एलोपैथी शो करता है। और स्वीट पोटैटो जो होता है वो काउपी पर करता है, ओके। मूंग जो है अपनी वो काउपी पे भी करती है और व्हीट की ग्रोथ पर भी करती है, ओके। अब सेकंड हम लोग पढ़ते हैं एलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप। वीड्स का क्रॉप पे जो एलोपैथिक इफेक्ट होता है, तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जो वीड्स होते हैं अपने, वो एलोपैथिक इफेक्ट तो शो करते ही हैं, साथ में ये क्रॉप के साथ हमेशा कंपटीशन करते हैं। इसीलिए हम लोगों को वीड मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। वीड मैनेजमेंट इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं। क्या करते हैं, जो बीट्स होते हैं वो क्रॉप का खाना लेते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट लेते हैं। क्रॉप को अपन ने जितना पानी दिया उसमें से बीट्स भी लेते हैं और ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो इनके साथ जगह के लिए भी कंपटीशन करते हैं और साथ में एलोपैथी तो करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ अपने बीट्स के एग्जाम्पल हैं, कुछ क्रॉप्स हैं ही जो कि एलोपैथी शो करती हैं, जैसे कि एविना फेटुआ हो गया है, फेल्विस माइनर हो गया है जो कि बीट के जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है, ओके। और अमरेंथस हो गया, ये अपना एमरेंथस जो होता है वो ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है, मेज की और फिंगर मिलेट की। पार्थेनियम, पार्थेनियम ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट, पार्थेनियम बीट जो होता है वो अपन को क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेता है। जहां पे भी मतलब पार्थेनियम उग जाता है तो वो लैंड बाद में बैरन हो जाती है, ठीक है, बंजर हो जाती है। तो इसलिए इसको हटाना, इसके लिए इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। पार्थेनियम बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, तो फिर क्रॉप के लिए कुछ नहीं बचता। तो ये किसकी ग्रोथ को करता है, ग्रोथ एंड जर्मिनेशन ऑफ सोरगम, मेज एंड ग्रोथ ऑफ व्हीट, ठीक है। और चीनोपोडियम एल्बम जो हो गया है अपना, वो अल्फाल्फा, कोकुम्बर, ओट और मेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेज ज्यादा सेंसिटिव है एलोपैथी इफेक्ट के लिए, ओके। तो अब तीसरा हम पढ़ते हैं एलोपैथिक इफेक्ट ऑफ बीड्स ऑन बीड्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रॉप और बीड का है, तो इसमें चार ये बनते हैं, क्रॉप क्रॉप पे भी करती है, क्रॉप बीट पे भी करती है, वीट वीट पे भी करता है और वीट क्रॉप पे भी करता है, ओके। हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे अभी एलोपैथिक इफेक्ट ऑफ बीट्स ऑन बीट्स। तो इसमें अपना ये केस्क्यूटा हो गया, अमरबेन, ये किस पे करता है, एक्टेरिया क्रेस्पेरिस पे, ठीक है। और उसके बाद अमरनाथ हो गया अपना, मतलब एमरेंथस जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, मैरीगोल्ड हो गया, केसिया हो गया, ये किस पे एलोपैथिक इफेक्ट शो करते हैं, अपने पार्थेनियम स्टेरोपोरस पे, ओके। एलोपैथिक इफेक्ट ऑफ क्रॉप ऑन बीट्स। क्रॉप का बीट्स पर एलोपैथिक इफेक्ट अपन देखते हैं। तो इसमें कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि व्हीट हो गया, ओट हो गया, पी हो गया। इनके जो रूट एग्जीक्यूट्स होते हैं, उन मतलब रूट जो है वो एल्लो केमिकल्स रिलीज करती है जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, जो चीनोपोडियम एल्बम की ग्रोथ को, बीड है जो, उसको अफेक्ट करते हैं, ओके। और मेज हो गया, मेज की रूट से एल्लो केमिकल्स निकलते हैं जो कि चीनोपोडियम एल्बम और अमरंथस की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, ओके। देन सोरगम हो गया, इसके सूट से और फॉलिएज से एल्लो केमिकल्स निकलते हैं जो कि एमरेंथस और हाइब्रिडस को, एमरेंथस हाइब्रिडस को ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, ओके। अब अपन देखते हैं एक, अभी अपन देखते आ रहे थे कि सिर्फ जो ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है, ठीक है, या नेगेटिव या टॉक्सिक इफेक्ट जो दूसरे की ग्रोथ पर डाल रहे हैं, अपन अभी ऐसे ऐसे इंटरेक्शंस देखते आ रहे थे। अब एक यहाँ पे अपन ने जैसा पहले ही पढ़ा था कि जो एल्लो केमिकल्स या एल्लोपैथी होती है सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन में अपन पढ़ेंगे स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ क्रॉप्स ऑन बीट्स।
तो स्टिमुलेटरी का अपन समझ सकते हैं कि इसमें बढ़ावा देना। ये जो है कुछ क्रॉप्स हैं, ये ऐसे एलिलो केमिकल्स रिलीज करती हैं जो कि बीट्स की ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं, मतलब उस पर एडिशनल इफेक्ट डालती हैं। जैसे कि क्या हो जाएंगे इसके एग्जांपल, रूट एग्जीक्यूट्स ऑफ मेज। मेज के जो रूट से निकलने वाले एलिलो केमिकल्स हैं वो की जर्मिनेशन ऑफ ऑर्बेंचिया माइनर और स्ट्रीगा की के बीट जो होता है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट डालते हैं। रूट एक्सिड्यूट्स ऑफ सोरगम, जो सोरगम के रूट एक्सिडेट्स होते हैं उनको अपन काइनेटिन भी बोलते हैं, तो ये भी स्ट्राइगा की जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। और अफेक्ट किस तरह से करते हैं, पॉजिटिवली, ओके। और रूट एक्सिड्यूट्स ऑफ कॉटन, इसको अपन स्ट्रीजोल बोलते हैं, तो ये स्टिमुलेंट फॉर स्ट्राइगा, ओके। तो ये भी जो कॉटन के जो रूट एक्सिड्यूट्स होते हैं ये अपने स्ट्राइगा की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब कि बढ़ावा देते हैं इसको, और जल्दी ये बढ़ता है इसकी वजह से कॉटन के। तो अब हम जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एलोपैथी इन एग्रीकल्चर। एलोपैथी से एलो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं उनका अपन एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं, क्यों हम लोग एलोपैथी पढ़ रहे हैं, क्यों ये जरूरी है और कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, ओके। तो इन क्रॉप प्रोडक्शन में हम एलोपैथी का कैसे यूज कर सकते हैं। जो अपन क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो एलो केमिकल्स जो होते हैं, अपन ने अभी पढ़ा कि ये नेचुरल हर्बिसाइड होते हैं, मतलब ये बीट्स को किल करते हैं, किसी किसी प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाते भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जब इनका इंटरेक्शंस रहता है। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन में क्या करते हैं, एलो केमिकल्स क्रॉप प्रोडक्शन में जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं या सिंथेटिक जो हर्बिसाइड होते हैं उनकी फर्टिलाइजर ऐसे कह सकते हैं, जब ये किसी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं तो ये फर्टिलाइजर भी क्या करता है, किसी क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाता ही है। तो एलो केमिकल्स यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन में ऐसे यूज करे जा सकते हैं कि ये नेचुरल सिंथेटिक फर्टिलाइजर पर अपनी डिपेंडेंसी जो होती है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और सेकंड हम देखते हैं बीड मैनेजमेंट में। बीड मैनेजमेंट में एलो केमिकल्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि ये नेचुरल हर्बिसाइड होते हैं, बीड को नेचुरली ही किल करते हैं सब्सटेंस प्रोड्यूस करके, इसीलिए इनका बीड मैनेजमेंट में हम यूज करके, और एक जब अपन किसी नेचुरल सब्सटेंस को यूज करते हैं तो जो एनवायरमेंटल बैलेंस है वो भी बना रहता है और इकोलॉजी भी अच्छी रहती है। इन पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल में हम एलो केमिकल्स का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे नीम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। नीम जो होता है वो पेस्ट और डिसीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये डायरेक्टली ही पेस्ट को खत्म करता है। तो नीम ऐसे कुछ सब्सटेंस या कुछ भी ऐसी कंडीशंस करता है जिससे पेस्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड, बायो मतलब कि जैविक मतलब कि जिसमें हमें किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिंथेटिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई या कोई प्लांट है तो ये बायो में आ जाती है, जैसे कि नीम इसका सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा, ओके। बायो फंजीसाइड हो गया है। अब क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, तो क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में एलोपैथी कैसे इफेक्ट करता है, तो जब हम नेचुरल क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, नेचुरल मतलब कि जैसे किसान करता है नेचुरली ही वो क्रॉप प्रोडक्शन करता है, वो किसी साइंटिफिक तरीके से नहीं करता है, तो उसको हम लोग ये बता सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा क्रॉप रोटेशन करिए, तो जिससे कि उसको ये भी पता चले कि इस क्रॉप का इस क्रॉप पे क्या इंटरेक्शन है। अगर इस क्रॉप को इस क्रॉप के साथ लगा दिया उसने, उसको नहीं पता अभी, लेकिन बाद में फिर क्या होगा, उसकी वो ग्रोथ ना इफेक्ट करेगी, तो वो नेगेटिवली भी अगर करेगी, उसकी तो फसल कम हो रही लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये किस कारण से हो रही है, तो वहां पे उसको क्रॉप रोटेशन समझने के लिए एलोपैथी हमें जाननी जरूरी है। और ऐसे ही इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, जैसे कि कोई क्रॉप है वो किसी चीज को बढ़ावा दे रही है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट उस पर डाल रही है, तो उसमें हम लोग वहां पे इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में,
तो कुछ जो एलिलो केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि कैन हेल्प मोबिलाइज न्यूट्रिएंट, जो कि न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन में अपना रोल निभाते हैं। ओके, और NUE मतलब कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, ये क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन रेट जो होता है उसको कम कर देते हैं, और नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी मतलब नाइट्रोजन का अच्छे से अच्छा, जो अपन मेनली नाइट्रोजन ही अपने खेत में देते हैं तो उसका अच्छे से अच्छा यूज हो पाए, इसीलिए ये कुछ एलिलो केमिकल्स ऐसे होते हैं जो अपन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। रिड्यूस यूज ऑफ हर्बिसाइड, अभी जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एलिलो केमिकल्स जो होते हैं वो नेचुरल हर्बिसाइड होते हैं, तो ऐसे में ये क्या करते हैं, जब अपने खेत में कुछ ऐसे अपन को पता रहेगा कि हाँ एलिलोपैथी है या एलिलो केमिकल्स ऐसे रिलीज हो रहे हैं जिससे अपन को और एक्सटर्नल हर्बिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद अपने आसपास की वीड को किल कर रहा है या उसकी ग्रोथ को कम कर रहा है, तो ऐसे में हम हर्बिसाइड का जो यूज होता है उसको कम कर सकते हैं, और ऐसे में ये क्या होगा, थोड़ा ऑर्गेनिक भी हो जाता है। जब हम बाहर से कुछ नहीं डालते हैं अपने खेत में तो ये ऑर्गेनिक को भी परिभाषित करता है। ठीक है, सॉइल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, और ऐसे ही जैसे कि इसने नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ा दी, हम लोगों को सिंथेटिक फर्टिलाइजर कम यूज करने पड़ रहे हैं, सिंथेटिक हर्बिसाइड कम यूज करने पड़ रहे हैं, पेस्टिसाइड बाहर से नहीं लेने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी सॉइल की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे ऐसे एलोपैथी का अपन एग्रीकल्चर में अप्लाई इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।